नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 2 नवंबर 2023 एंड यस, करंट अफेयर्स के एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में, क्योंकि रिसेंटली नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है दैट इज़ वुमेन रिजर्वेशन बिल के रिलेटेड हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है दैट ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के लिए हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का ओवरऑल सोसाइटी अगर देख लीजिएगा ये काफ़ी ज़्यादा वुमेन से डोमिनेटेड है। तो सवाल होता है, ये जो अधिनियम है जिसको हम लोग इंग्लिश में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल भी बोल रहे हैं, राइट, ये अनडाउटेडली हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक स्टेप है। हिस्टोरिक स्टेप क्यों होता है? कोई भी चीज़ हिस्टोरिक क्यों होता है? हिस्टोरिक वो तब होता है जब उसको पहली बार किया जा रहा होगा, जब वो सबसे बड़ा किया जा रहा होगा, इस टाइप का, राइट। तो जी हाँ, ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब हमारे सेंट्रल इलेक्शंस दैट इज लोकसभा इलेक्शंस या फिर स्टेट असेंबली इलेक्शंस में अगर देख लीजिएगा, वुमेन का रिजर्वेशन इज 1/3 ऑफ रिजर्वेशन जो है वो वुमेन को दिया जा रहा है। दैट इज 33% रिजर्वेशन जो है वो वुमेन को। तो सवाल होता है, क्या वुमेन को रिजर्वेशन, देखो कोई भी चीज में किसी को भी रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है? जिससे क्या उस सेक्टर में उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लोगों को आगे बढ़ाया जा सके, राइट। इसका मतलब प्रोबेबली हमारे देश में वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर या फिर अगर स्टेट के असेंबलीज के इलेक्शंस ले लीजिएगा वहां पे कम होगा। जी हाँ, एब्सोल्युटली कम है। वैसे तो देख लीजिए अभी का जो लोकसभा चल रहा है ना, ये 17th लोकसभा है, और अगर स्टैटिस्टिकल डेटा की हम लोग रेफरेंस ले तो 17th लोकसभा एक ऐसा लोकसभा है जहां पे नंबर ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव जो है ना, परसेंटेज जो है वुमेन एमपीज का लोकसभा में वो सबसे ज्यादा है। बट अभी भी ये ज्यादा नंबर होने के बाद भी ओवरऑल अगर वर्ल्ड एवरेज देख लीजिएगा इससे काफी नीचे है इंडिया। जी हाँ, इंडिया काफी ज्यादा नीचे है। इनफैक्ट ग्लोबल एवरेज कितना है? ग्लोबल एवरेज बोला जा रहा है ये 24.6% है, और इंडिया में अगर देखोगे रफली अराउंड 15% है। देखो 15.03% है, देख रहा हूं, देखा है 2019 के लोकसभा में। 2014 के लोकसभा में कितना था? 12%। 2019 के लोकसभा में कितना था? 11.7%। 2004 के लोकसभा में कितना था? 9.5%। और 1952 में देख लो 4.41%। राज्यसभा में भी सेम हाल है। राज्यसभा में फ्लक्चुएशंस है, थोड़ा नीचे कभी ऊपर का, फिर नीचे कभी ऊपर, ये भी फ्लक्चुएशंस है, राइट। तो ये तो खैर इंडिया के बारे में बात किया जाए। इंडिया के बारे में अगर बात करोगे तो देखो एमएलए अगर स्टेट लेजिस्लेचर में भी देख लोगे ना, अलग अलग स्टेट्स हैं, जिसमें राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पे एमएलएस की संख्या 13.8% वुमेन है, राइट। वेस्ट बंगाल उसके बाद आता है जिसमें वुमेन का संख्या जो है 12.5% है। उसके बाद आता है हरियाणा हमारा 12.2%। उसके बाद आता है हमारा छत्तीसगढ़ 11.7%। देन कम्स मध्य प्रदेश। ये तो असेंबलीज का इलेक्शन है। चलो, जब हम ये तो इंडिया के भीतर हम लोगों ने झांक लिया, बट इंडिया को अगर कंपेयर करेंगे अलग अलग देशों से, दुनिया के देशों से, तो दुनिया में पता है सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन वुमेन का कौन से कंट्री में दिया गया है? वो है रवांडा, है ना। ये कौन का? अफ्रीका का कंट्री है, राइट। नेक्स्ट इज सेंट्रल अमेरिकन कंट्री क्यूबा, उसके बाद निकारागुआ, मेक्सिको, UAE, न्यूजीलैंड, आइसलैंड। देख रहे हो ये प्रोपोर्शन, देखो इंडिया आ रहा है टॉप्स में, कभी नहीं आ रहा है, राइट। इनफैक्ट ये बिल जो लाया गया है नारी शक्ति अधिनियम, ये प्रोवाइड करता है 33% ऑफ रिजर्वेशन वुमेन को। कहां पर? पार्लियामेंट में। दैट इज पार्लियामेंट में भी कहां पे? पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ व्हाट बताइए तो? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में दिया गया ये रिजर्वेशन, राज्यसभा में नहीं दिया गया। याद रखिएगा, क्लियरली बोला गया है दैट ये कोटा जो है इट इज नॉट एप्लीकेबल टू राज्यसभा, या फिर बहुत समय स्टेट्स है ना, कुछ कुछ स्टेट्स है जिसके स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी होते हैं, है ना, तो उनमें भी ये रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, ना कि राज्यसभा में। याद रखिएगा, कहां पे रिजर्वेशन दिया गया है? लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नहीं। ये जो रिजर्वेशन है ना, इट कैन ओनली कम इनटू इफेक्ट आफ्टर द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज अंडरटेकन। जी हाँ, ये जो रिजर्वेशन होगा ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद ही होगा, और ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है क्लियरली बोल दिया गया है दैट ये रिजर्वेशन 2024 के इलेक्शन से तो पहले बिल्कुल नहीं हो रहा है,
थोड़ा लेट से हो रहा है, मतलब टाइम लिया जा रहा है। नाउ वुमेन का जो कोटा बिल है इट विल रिमेन इफेक्टिव फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स फॉलोइंग विच इट्स इनैक्टमेंट एज एन एक्ट विथ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंडिंग इट्स ड्यूरेशन। मतलब बोला गया ये जो रिजर्वेशन बिल दिया जा रहा है ये पहले 15 साल के लिए ही दिया जाएगा, जिसके बाद इसको फिर से रिकंसिडर किया जाएगा। जैसे SC/STs का रिजर्वेशन दिया जाता है ना, तो उसको क्या होता है, वही ना बोला जाता है दैट अगेन पहले कुछ सालों के लिए फिर से रिवाइज किया जाता है। अब यहाँ पे भी बोला गया इसको भी रिवाइज कर किया जाएगा हर 15 साल में। सोचो कभी अगर नीड ना रहे तो ये रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। सवाल होता है दैट ये नारी शक्ति अधिनियम, वंदना अधिनियम क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है भाई। देखो सबसे पहला तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आप ये बोल सकते हो दैट इसका इफेक्टिवनेस कब से बोला जा रहा है, 2024 के लोकसभा से पहले तो नहीं बोला जा रहा है, तभी से किया जाना चाहिए था ना। इतना लेट क्यों भाई, सारा मैकेनिज्म तो रेडी होना चाहिए था। पास वाले डिलिमिटेशन से हम लोग करते हैं, है ना। तो इस वाला इलेक्शन को क्यों टाला जा रहा है, यहां पे एक बहुत बड़ा आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। क्या ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा है सरकार का, राइट। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एक ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। दूसरा बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है दैट कोई भी अगर कानून बनाते हो, कानून कैसा होना चाहिए, हमारा देश कैसा है, सेक्युलर कंट्री ना, तो कानून भी सेक्युलर होना चाहिए ना, हर कास्ट ग्रुप के लिए होना चाहिए ना। बट यहाँ पे रिजर्वेशन किसको दिया जा रहा है पता है आपको, रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है ना यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को दिया जा रहा है। अनडाउटेडली दे आर वल्नरेबल, मैं इसमें नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं दे आर नॉट वल्नरेबल, यस उनको दिया जा रहा है। बट व्हाट अबाउट OBC कैटेगरी वुमेन, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है। चलो वो तो बात की बात है, बट मैं अभी कास्ट ग्रुप की अगर बात करूं, चलो क्या एक बहुत मेजर जो माइनॉरिटी ग्रुप है दैट इज मुस्लिम वुमेन्स, क्या इनको सेपरेट रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए क्या, बिल्कुल मिलना चाहिए ना। इनफैक्ट पता है एक डेटा है टाइम्स ऑफ इंडिया का, उसमें क्लियरली बोला गया दैट 7% जो मुस्लिम वुमेन्स है इंडिया का पॉपुलेशन बनाती है। मतलब इंडिया का जो पॉपुलेशन अगर 100 है ना, उसमें 7 जो महिलाएं हैं वो मुस्लिम वुमेन है। बट इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, 0.7% मात्र। इनफैक्ट अभी तक कितना लोकसभा सेटअप हुआ है, 17 लोकसभा सेटअप हुआ है ना अभी तक, है ना। तो इसमें इन टोटल 690 वुमेन MPs आई हैं आज तक, जिसमें आज तक पता है मुस्लिम कम्युनिटी से कितनी वुमेन MPs थी, मात्र 25। Only 25 of them are from Muslim community. Can you see this? Now, जब हम लोग बोलते हैं that एक इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, तो क्या हमें इस कंट्री के डाइवर्सिटी को नहीं काउंट करना चाहिए था। जी हाँ, वही तो बोला जा रहा है दैट मुस्लिम वुमेन्स को भी एक अलग सा सेपरेट रिजर्वेशन ज़रूर मिलना चाहिए था। क्योंकि अगर देख लोगे आप एडुकेशनली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली भी देखोगे वो काफ़ी ज़्यादा पीछे है, राइट। तो उनको हमें फोरफ्रंट में लाना पड़ेगा ना। तो ये एक आप पॉइंट बता सकते हो। नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जी हाँ, अगर जब आप अगर रिजर्वेशन दे रहे हो तो सबको दो ना, SC/STs को दे रहे हो तो OBC महिला क्या किया है उन्होंने, EWS कैटेगरी का क्या किया है, ये सब तो नहीं दिया गया। तो ये सब कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है जो क्या यहाँ पे इस बिल के थ्रू बोला गया है। नाउ एक बात जरूर बोला गया दैट इस बिल के आने के बाद भी क्या होगा, भले ही वुमेन को आप लेजिस्लेचर में आगे क्यों ना बढ़ जाए, बट स्टिल बहुत समय, एक इंडिया में जो बहुत बड़ा इशू है ना, एक पंचायत नाम का वेब सीरीज भी आया था, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, वहां पे भी इस इशू को बतलाया गया था दैट भले ही कोई भी रीजन में वुमेन भले ही सरपंच बन जाए, वुमेन भले ही लीडर बन जाए, बट वो उनको तो काम करना नहीं आता है, वो तभी उसके बाद भी घर का काम ही करती है। उनका काम कौन कर देता है, उनके पतिदेव। तो इस इशू को क्या बोला जाता है पता है, सरपंच पति इशू। दैट भले ही वुमेन इज इन लीडरशिप पोजिशन बट स्टिल हर वर्क एवरीथिंग इज डन बाई अदर पर्सन एंड दैट इशू इज नोन एज सरपंच पति इशू, राइट। समझ लो बात, राइट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रेपुटेशन की बात। हाँ, ये आप बोल सकते हो दैट ये जो बिल लाया गया इससे कहीं ना कहीं इंडिया अपना इंटरनेशनली रेपुटेशन पर दिखलाना चाहती है दैट ओके वी आर जेंडर इक्वल नेशन, वी आर वेरी गुड नेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, चलो भाई जेंडर इक्वल नेशन मैं मान रहा हूँ, बट ठीक है, क्या ये रिजर्वेशन लाना ही काफी है क्या जेंडर इक्वल नेशन को आपको पोर्ट्रे करने के लिए? रियलिटी में हम लोग को क्या इशू को रेज करना है दैट वुमेन का जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है वो जड़ से खत्म होना चाहिए।
तो क्या सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन देने से जरूर होगा? नहीं ना। आपको जो डोमेस्टिक वायलेंसेस होता है वुमेन के खिलाफ, उसको खत्म करना पड़ेगा। आपको जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन जनरल जो हमारे देश में देखा जाता है, उसको खत्म करना पड़ेगा। आपको डाउरी खत्म करना पड़ेगा, आपको एसिड अटैक खत्म करना पड़ेगा, आपको फीमेल फोर्टिसाइड खत्म करना पड़ेगा। एक लार्जर एंगल में आपको एक्शंस लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही चीज यहां पर भी बोला गया दैट सिर्फ और सिर्फ इंडिया को जो मतलब एज अ जेंडर इक्वल नेशन पोर्ट्रे करना, थोड़ा लार्ज एंगल में हमको इसकी पोर्ट्रेल सोचनी पड़ेगी। और भी बहुत सारे चैलेंजेस है, ये तो खैर हम लोगों ने बात किया ही ना। दूसरा चैलेंज है एक्सेप्टेंस का। आप खुद सोचिए, हमारा सोसाइटी क्या है? पैट्रियार्कल है। पैट्रियार्कल में अभी का जनरेशन जो है, अभी के जनरेशन के ऊपर पापा वाले जनरेशन को, दादा वाले जनरेशन, शायद कुछ कुछ तो ऐसे भी जनरेशन होगी जिन्होंने परदादा वाला भी जनरेशन देखा होगा। इस जनरेशन में भी उन्होंने देखा होगा दैट मेल्स आर डोमिनेंट, ऑल द डिसीजंस आर बीन टेकिंग बाय मेल। इस जनरेशन में भी उन्होंने देखा होगा दैट मेल्स आर डोमिनेंट, ऑल द डिसीजंस आर बीन टेकन बाय मेल। नेक्स्ट वाले पापा वाले जनरेशन में भी उन्होंने देखा होगा दैट घर में तो सारे डिसीजन पापा ही लेते हैं, मम्मी तो कुछ डिसीजन लेती नहीं है, राइट। तो आप खुद सोचिए, यही तो माइंडसेट हुआ ना, हमारा माइंडसेट ही है पैट्रियार्कल, जहां पर हम लोग सब समय देख रहे हैं दैट ऑल द मेजर वर्क्स आर बीइंग डन बाय द मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। व्हाट अबाउट द फीमेल एस्पेक्ट? तो हमारा जब माइंड ही बना हुआ है दैट हाँ, हमारे मम्मी, हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी और भी परदादी परनानी, ये लोग जो है, ये लोग तो कोई इनका बोलबाला ही नहीं था, सारे जो है मेल मेंबर्स का ही था। तो आप खुद सोचिए ना दैट इस वाले जनरेशन का भी तो माइंडसेट कहीं ना कहीं वही से रहेगा ना। तो क्या ये वाला नया जनरेशन एक्सेप्ट कर पाएगी वुमेन को एज अ लीडर? ये एक बहुत बड़ा इशू है जो क्या हमको देखना पड़ेगा। ये सब बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट बहुत बड़ा चैलेंज इज ग्लास सीलिंग इफेक्ट। ग्लास सीलिंग इफेक्ट क्या होता है पता है? जैसे सोचो आप आसमान की तरफ जब देखते हो, हर सबका मन करता है ना मैं एक बड़ा आदमी बनूं, मैं आसमान में उड़ूं, राइट। मतलब आसमान में उड़ने का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं दैट मैं करियर में आगे बढ़ सकूं, सबका मन करता है ना। बट उसने क्या अपने सोसाइटी में देखा है? अपनी बहन को क्या देखा है? अपने आस पड़ोस वाली बहनों को कैसे देखा है? अपने मम्मी को, अपने मौसियों को, अपने आंटी, उसको आस पड़ोस वाले आंटीज़ को, सोसाइटी की आंटीज़ को, दादा दादी, जो भी फीमेल जो वर्कर्स है, उन लोग को क्या करते हुए? खाली घर में काम करते हुए देखा है। बच्चा पैदा करना, घर में खाना पीना बनाना, यही करते हुए देखा है। तो आने वाली जो वुमेन जनरेशन है ना, वो लोग भी देखेगी अरे मम्मी पापा तो मम्मी लोग तो यही करती हुई आ रही है, दादी तो यही करती हुई आ रही है, पर नानी ये लोग तो यही करती हुई आ रही है, तो शायद हम लोग को भी यही करना पड़ेगा। हम लोग भी फ्यूचर में आगे बढ़ने का कुछ सोच नहीं सकते हैं। मतलब एक इनविजिबल ग्लास का सीलिंग लग जाता है उन लोगों में, जिससे क्या वो फ्यूचर में जो आगे बढ़ने का एक ख्वाब होता है, वो ख्वाब नहीं देख पाती है। इसीलिए इसको हम लोग ग्लास सीलिंग इफेक्ट के नाम से जानना है। समझ रहे हो बात? तो ये हुए वेरियस चैलेंजेस जो कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो सवाल होता है क्या हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हैं जिससे क्यों हम लोग बोल सकते हैं दैट यस, क्या ऐसा चीज करे जिससे वुमेन्स को अनडाउटेडली रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम कैन वी ब्रिंग एन एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर विद इन दैम? दैट इज, क्या हम बोल सकते हैं दैट वुमेन्स को एज अ रोल मॉडल इन द सोसाइटी क्या हम लोग सेट कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। अभी की अगर हमारे मैं चलो आपसे ही बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप लोग किसको अपना रोल मॉडल मानती हो? जो भी लेडीज अभी सुन रही होंगी, ऐश्वर्या राय को, बहुत लोग एक्चुअली में, आलिया भट्ट है ना, उसके बाद ये रिसेंटली कंट्रोवर्सी में कौन घिरी थी आपका जगह, दीपिका पादुकोण है ना। अरे भाई ये लोग कोई स्टाइल रखेंगे, हम लोग भी, ये लोग ये कप्रीसी का बैग ले रहे हैं, हम लोग भी कप्रीसी का बैग लेंगे। ये लुई वितौन का बैग ले रहे हैं, हम भी लुई वितौन का बैग खरीदेंगे। आप इनको रोल मॉडल मान रहे हो? आप एक बार कल्पना चावला को रोल मॉडल मान के देखो। आप एक बार वो जो नायिका एक कंपनी है ना, ब्रांड है, उनकी जो लीडर है वो भी तो वुमेन है ना। आप एक बार उनको आप लीडर मान के देखो। आप तो आपको हीरोइन को आपको खुद को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू चूज योर सेल्फ दैट हुम यू विल बी चूजिंग एट हीरोइन। विल यू बी चूजिंग देम एज हीरोइन, जो कि एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, या फिर जो रियल लाइफ हीरो हीरोइंस है जो कि अपने पैर में बड़ा होकर कुछ एक्चुअली अचीव किया, उनको आप हीरो हीरोइन मान रहे हो? तो वही है दैट आपको सेट करना पड़ेगा अपना रोल मॉडल।
आप किसको रोल मॉडल मानोगे, क्योंकि आप जिसको रोल मॉडल मानोगे आप फ्यूचर में वही बनोगे। कहीं ना कहीं कॉम्बैट करना पड़ेगा पैट्रियार्कल माइंडसेट को, पैट्रियार्कल सोसाइटी को। सबसे अच्छा एग्जांपल अगर देख लीजिएगा, यस एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, मेघालय में अगर चले जाओगे, हर एक काम, मेजॉरिटी ऑफ काम में जो है ना, वुमेन्स आर वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दैट, राइट। तो मैं यही बोल रहा हूं दैट ये सिर्फ एक रीजन से काम नहीं चलेगा, ये पूरा देश में इतना एम्पावरमेंट होना चाहिए, है ना। और अनडाउटेडली एम्पावरमेंट जो है वुमेन लीडरशिप से जरूर आता है, एंड उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी कितने साल से राज कर रही है, वहां पे देखो वुमेन्स आर वेरी वेरी एम्पावर्ड। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं दैट उसको मैं कोई दूसरे रीजन से कंपेयर नहीं कर रहा हूं दैट हाँ राजस्थान में एम्पावर्ड नहीं है, या फिर नागालैंड में एम्पावर्ड नहीं है, या फिर असम में, या फिर तेलंगाना में एम्पावर्ड नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं जस्ट बोल रहा हूं दैट वहां की एम्पावरमेंट रेशियोज अगर देख लीजिएगा बहुत ज़्यादा है। सो दैट इज व्हाट आई मीन टू से दैट यस, कहीं ना कहीं पैट्रियार्की को इनडायरेक्टली कॉम्बैट करना पड़ेगा, और ये हम और आपको मिलकर करना पड़ेगा। वी एज अ सोसाइटी मस्ट वर्क together to bring this menace down. Alright? आशा करता हूं दैट यहाँ पे आपको चीज़ों को प्रॉपरली एनालाइज कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये आर्टिकल लिया गया है आपका असम ट्रिब्यून से। यहाँ पे बात की जा रही है भारत गौरव ट्रेन के बारे में। इंडियन रेलवेज वो ऑपरेट कर रही भारत गौरव ट्रेन। ये भारत गौरव ट्रेन एक ऐसा ट्रेन होगा जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में टूर करवाया जाएगा। ये बेसिकली टूरिस्टिक ट्रेन रहेगा जिसमें 14 नाइट्स एंड 15 डे का ये टूर होगा, जहां पर आप पूरा नॉर्थ ईस्ट घूमोगे। नॉर्थ ईस्ट में आप असम का पार्ट्स तो घूमना ही है आपको, बट साथ ही साथ अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय, हर एक रीजन को आपको घुमाया जाएगा। ये 14 नाइट्स और 15 डे का टूर रहेगा। असम में आपको गुवाहाटी में उतारा जाएगा, जहाँ पे आपको कामाख्या, उमानंदा, सनसेट क्रूज, ब्रह्मपुत्र रिवर में वो सब करोगे। शिव सागर में आप शिवदोल, तालातल घर, उसके बाद रंगघर, ये सब घुमाया जाता है। जोरहाट जो कि अहोम का कैपिटल था, राइट। सो वो रीजन घुमाया जाएगा आपको, उसके रिलेटेड हिस्टोरिकल चीज़ें दिखाई जाएंगी। काजीरंगा में जंगल सफारी, ये यही तो है आसाम का, तो यही सब चीज़ें हैं। और पार्ट्स ऑफ कोर्स अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक्चुअली घुमाई जाएगी। मतलब इस ट्रेन के थ्रू ओवरऑल पूरा सैर करवाया जाएगा। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लेसर एडजटेंट स्टॉक के बारे में। ये भी असम ट्रिब्यून में आज का न्यूज़पेपर में दिया हुआ है ना। और विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट में अगर देख लीजिएगा, लेसर एडजटेंट स्टॉक का जो हैबिटाट है उसको डिस्ट्रक्शन हो रहा है। उसी के मुद्दे के ऊपर यह आर्टिकल दिया हुआ था। बट हम लोग को तो बात करना है लेसर एडजटेंट स्टॉक के बारे में, जिनको हम लोग आसाम में लोकल लैंग्वेजेस में बॉटुकुलास भी बोलते हैं, ठीक है। असमीज लैंग्वेज में हम लोग इसको बॉटुकुला भी बोलते हैं, ठीक है। इनको कंसिडर किया जाता है एज अ थ्रेटेंड एंड वल्नरेबल स्पीशीज, और माना जाता है दैट वर्ल्ड वाइड इनकी नंबर जो है ना मात्र 5000 ही बची हुई है, मात्र 5000 इंडिविजुअल बचे हुए हैं। एंड मियर 1200 इन इंडिया है। इंडिया में सिर्फ 1200 है, जिसमें आसाम में एक बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट में है। जी हाँ, 100 तो यहीं पर मिलती है, एक ही जगह कंसंट्रेटेड मिलती है। इनफैक्ट ये लोग ज़्यादातर वेटलैंड्स एंड पैडी फील्ड्स में ही देखने को मिलती है। बट इनका कहीं पर भी प्रेजेंस अगर होता है ना, वो दर्शाता है वहाँ की इन्वायरमेंट रिस्पेक्टिवली क्लीन है, वहाँ की इन्वायरमेंट रिस्पेक्टिवली फंक्शनल है। क्योंकि सोचो यहाँ की अगर इन्वायरमेंट, कोई भी रीजन की इन्वायरमेंट अगर पोल्यूटेड होती ना, तो ये आपको ग्रेट एडजटेंट स्टॉक्स मिलते ही नहीं है। और ये भी इकोसिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाते हैं। क्या निभाते हैं रोल? ये अगर देख लीजिएगा आप इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, क्योंकि स्नेल्स को, वर्म्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स इसको कंज्यूम करते हैं ये सब। बॉटुकुलास यूजुअली टॉल ट्रीज में अपना नेस्ट बनाती है, बट अगर विश्वनाथ चारियाली में देख लीजिएगा, यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट के पास भी इन्होंने नेस्ट बनाया हुआ है। दीज बर्ड्स ब्रीड वंस अ ईयर, और ये प्रोड्यूस करती है 1 से लेकर 3 अपने बच्चों को, एंड देयर नंबर्स आर डिक्रीजिंग डे बाई डे। और उसको मेन जो रीजंस बतलाया जाता है इसके हैबिटाट लॉस का, वो है अर्बनाइजेशन, है ना। ओवर फिशिंग करना भी एक रीज़न है ना। और ओवर फिशिंग कर लिए तो ये खाएंगे क्या, राइट। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन, पेस्टिसाइड यूज, हंटिंग, है ना। क्लाइमेट चेंज का तो इम्पैक्ट खैर है ही। ये सब सारे रीजंस दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट पीआईबी का ये न्यूज़ बतलाया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट के बारे में।
नाउ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होस्ट कर रही है कंट्री लेड इनिशिएटिव इवेंट एज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, और ये कहाँ पे हो रहा है? देहरादून उत्तराखंड में। तो ये जो इनिशिएटिव है कंट्री लेड इनिशिएटिव, राइट, ये इनिशिएटिव बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द डिस्कशन ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट और यूनाइटेड नेशंस स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट, जिसका फोकस है दैट कैसे फॉरेस्ट फायर को हम लोग रोक सके, और इसमें बहुत सारे फ्रेमवर्क, बहुत सारे रिकमेंडेशंस दी जाएंगी, फॉरेस्ट फ्रेमवर्क को रोकने की बात की जाएगी इसमें। नाउ यूनाइटेड नेशंस फोरम और फॉरेस्ट ये क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी फोरम है जो क्या प्रमोट करती है हर टाइप ऑफ फॉरेस्ट का मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसका अल्टीमेट एम है यही दैट लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कमिटमेंट्स किया जाए फॉरेस्ट को बचाने के लिए। इसको एस्टेब्लिश किया गया था सन 2000 में, किसके द्वारा? बाय यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और इसका यूनिवर्सल मेंबरशिप है क्योंकि ये कंपोज करता है ऑफ ऑल द मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। याद रहेगा, यूनाइटेड नेशंस फोरम फॉर ऑन फॉरेस्ट। इस टाइप के न्यूज़ लेकिन बहुत समय उठा के एपीएससी डायरेक्ट पूछ लेगी आपको, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लेगी और बताओ ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है काम, राइट, और कुछ नहीं। तो यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स, राइट। 4 जो ग्लोबल ऑब्जेक्टिव है फॉरेस्ट इसके, तो वो क्या है? रिवर्स द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर, और ये कैसे कर सकते हो? ऑफ कोर्स जब फॉरेस्ट को आप सस्टेनेबली मैनेज करोगे। इनहांस फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यस, सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही क्यों, फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो होता ही है, फॉरेस्ट के माल बेचकर आप पैसे तो कमा ही सकते हो, बट सोशल बेनिफिट्स भी होता है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी होता है। तो सबको हमें ट्रैप करना है। इंक्रीज करना है सिग्निफिकेंटली द एरिया ऑफ सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट, और रिवर्स करना है द डिक्लाइन इन ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर दिस सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है ना, दैट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट अगर करोगे तो कहीं ना कहीं जो कैसे करोगे, उसके लिए पैसे चाहिए, और उसके पैसे के लिए हमको फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हम लोग रियलिटी में सस्टेनेबली फॉरेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। नेक्स्ट इज हम लोग डाउन टू अर्थ, सॉरी ये भी टेक्निकली देखो, आप इसका न्यूज़ जो है ना आपको असम ट्रिब्यून में भी था, ठीक है, प्रचंड हेलीकॉप्टर के बारे में, इंडियन आर्मी का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसको रिसेंटली जिसमें इनॉग्रल फायरिंग की गई है डे और एज वेल एज नाइट ऑपरेशंस के दौरान। तो ये इंडिया का पहला, जी हाँ दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ, इंडिया का पहला इंडिजिनस और मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसको डेवलप किया गया था भाई हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा। इनफैक्ट ये डिज़ाइन किया गया फॉर इंडियन आर्म फोर्स जो कि ऑपरेट करती है डेजर्ट एज वेल एज माउंटेनियस रीजन में। इसका रेंज है 700 किलोमीटर और इसकी फ्लाइट सीलिंग जो है ना दुनिया में जितने भी हेलीकॉप्टर्स है सबसे ऊंची है। इनफैक्ट इसकी कैपेबिलिटीज़ है दैट ये वैसी वेपन्स कैरी कर सकती है जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक, बहुत ही ज़्यादा लीथल, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयबल लीथल वेपन्स ये आराम से कैरी कर सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्विम प्रोजेक्ट के बारे में। स्विम प्रोजेक्ट स्टैंड्स फॉर सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग प्रोजेक्ट। स्विम प्रोजेक्ट को क्रिएट किया गया है टू मैप द मार्स का जो सरफेस है ना उसको मैप करना है ना। और ये स्विम प्रोजेक्ट अगर देख लीजिएगा ये कहीं ना कहीं नासा का मिशन है और नासा क्या करेगी, सब सरफेस वाटर आइस के बारे में मून सरफेस में एक्सप्लोर करेगी। तो ये मैप जो है अनडाउटेडली आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स हो सकता है हमारे साइंटिस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा एम क्या है दैट फ्यूचर में हम अगर कोई दूसरे प्लानट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो कौन सा प्लानट है? हैबिटेबल प्लानट मार्स ही है भाई। तो जी हाँ, अगर हम लोग वैल्यूएबल रिसोर्सेज सब सरफेस वाटर आइस कहाँ मून के कौन कौन से सरफेस में है ये सब अगर हमको पता रहेगा ना तो हम फ्यूचर में अपना लैंडिंग साइट्स को प्रॉपर कर सकते हैं। दैट अच्छा हम लोग इस साइट में लैंड करेंगे या फिर इस साइट में या फिर इस साइट में, कौन सी साइट में लैंड करेंगे उसको हम लोग डिसाइड किया जा सकता है। वाटर आइस ऑन मार्स इज क्रूशियल फॉर ड्रिंकिंग एज वेल। जी हाँ, फ्यूचर में अगर सोचो सेटलमेंट ही मार्स में करना हो तो ड्रिंकिंग पानी कहाँ से मिलेगा? तो अगर हमको प्रॉपरली पहले से मैप किया हुआ रहेगा तो अगेन ड्रिंकिंग वाटर निकालना ईजी रहेगा ना। रॉकेट के लिए फ्यूल या फिर डिफरेंट अदर पर्पज के लिए भी हमें ये चीज़ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। स्विम प्रोजेक्ट सरफेस वाटर आइस मैपिंग प्रोजेक्ट ये नासा फंडेड प्रोजेक्ट है जिसका एम है टू डिटेक्ट वेयर देयर इज मोस्ट लाइकली वाटर आइस बीनीथ द मार्शियन ग्राउंड
है ना, क्योंकि अगर हमको वो पता चल गया तो यस वी कैन मैप टू डिसाइड दैट किस किस रीजन में हमारा पहला एस्ट्रोनॉट फुट रखेगा, कहाँ पर हमारा स्पेसशिप लैंड करेगा, राइट। तो ये जो स्विम प्रोजेक्ट है ये यूज़ करता है हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट, जिससे स्टडी किया जाएगा फ्रेश इम्पैक्ट क्रेटर्स को। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।